वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पे मैं आप लोग के लिए अर्थशास्त्र का मास्टर वीडियो लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट करके बोला था अर्थशास्त्र का मास्टर वीडियो लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी है जो वन लाइनर है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन टाइप करने में बहुत वक्त निकल जाता है फ्रेंड्स। इससे मैं आपको ज़्यादा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ अभी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, इसलिए सभी वन लाइनर प्रश्न आप लोग को मास्टर वीडियो के रूप में प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाकर के बहुत सारा प्रैक्टिस है वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का ये मास्टर वीडियो है। पहला सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चलिए, तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था फ्रेंड्स, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन की जो बुक है उसका लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। इसी को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इन्हीं को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे, इसका जो राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन हो जाएगा। ठीक है, कौन थे, अमर्त्य सेन थे। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। कल जो मैंने 100 प्रश्न का मास्टर वीडियो दिया था उसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो खत्म होने के बाद में फ्रेंड्स आपको कुछ देर के बाद में इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या था सवाल, अभी हम लोग ने देखा था कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अमर्त्य सेन थे। सवाल नंबर 3 देखें, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें फ्रेंड्स, दास कैपिटल नामक बुक का रचना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ये भी याद रखें, हो सकता है पूछा जाए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जिन्होंने दास कैपिटल नामक बुक लिखा था। तो वो भी याद रखें। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है आपका इकोनॉमिक्स का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है, कृषि से संबंधित गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कृषि एवं कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखिए फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देखिए, ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखिए जो नोट्स में लिखा हुआ है कि औद्योगिक निर्माण, विनिर्माण, यह सभी है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, उद्योग धंधा यानी उद्योग हो गया, निर्माण विनिर्माण है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सेवा, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, ठीक है, सेवा, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सभी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इससे एक प्रश्न हो सकता है आपको पूछा जाए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, कृषि एवं कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औद्योगिक निर्माण, विनिर्माण है सभी जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपका हो गया फ्रेंड्स सेवा, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, ये सभी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सभी को याद कर ले फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी। तो पंचवर्षीय योजना में किसमें, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास दर था वो सबसे अधिक रहा था। तो ये तो सबसे अधिक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सबसे कम अगर जो पूछा जाए तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम था। सबसे अधिक कौन किसमें था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। और सबसे कम किसमें था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में, क्वेश्चन टाइप करने में मेहनत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग वीडियो कम से कम लाइक कर दिया करें। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम है जो आपका बिहार राज्य में है। ठीक है, अगर जो वर्तमान में पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो आपका बिहार हो जाएगा। और इसका अपोजिट पूछा जाए फ्रेंड्स कि वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आपका हो जाएगा गोवा में। सबसे कम रहेगा तो बिहार में हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक रहेगा तो गोवा में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो सीएसओ के द्वारा किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत विश्व में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, टॉप मोस्ट वीवीआई है कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, किस पे, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत विश्व में कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये 5वीं
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग है वो किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो आपका सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, तो आपका सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आपका है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी। भारत में आर्थिक नियोजन की जो पृष्ठभूमि है किसने तैयार की थी, तो सर एम विश्वेश्वरैया ने किया था। अच्छा सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, तो सर एम विश्वेश्वरैया ने तैयार की थी। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो डेट के साथ याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब, तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संकल्प लिया गया था। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था, तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। ये प्रश्न भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो किस मॉडल पर आधारित था, तो हैराल्ड डोमर योजना पर मॉडल पर आधारित था। कैसा, हैराल्ड डोमर पे था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना था जो आपका महाल नोबिस मॉडल योजना पे आधारित था। तो दोनों को ये भी याद रखें, हो सकता है ये भी पूछा जाए। ठीक फ्रेंड्स, देखिए सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो किसी को भी नहीं पता, इसलिए पूरा पढ़ करके जाए, जितना ज़्यादा पढ़ के जाए फ्रेंड्स। मेरी पूरी कोशिश रहेगा कल शाम तक फ्रेंड्स आपको ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊँ। अब सवाल है फ्रेंड्स कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। बहुत अच्छा सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, तो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, किसमें, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि द एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, तो द एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, तो गुरनार मिर्डल है। किस है, गुरनार मिर्डल है। एशियन ड्रामा के लेखक गुरनार मिर्डल है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ये देखिए अच्छा सवाल है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, 65-66 में आपको 1965-66 में आपका हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अब पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत में जो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इस स्वामीनाथन को भारत में, ठीक है, भारत में पूछेगा तो एम स्वामीनाथन जी को कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इससे पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी रिवीजन कर लीजिए। अगला सवाल है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो किस मॉडल पे, तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पे था। ठीक है, डी.आर. गॉडगिल फॉर्मूला पे आधारित था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सवाल नंबर 20 को देखें कि निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। इसको तो ट्रिक से याद रखते हैं फ्रेंड्स। देखिए पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, तो ये 40 वर्ष चला था। नाम है 5वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये 5वां ही है जो कितना वर्ष चला था, 4 वर्ष चला था। तो मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ। अगर कोई पूछता है कि आपका जो कौन सा पंचवर्षीय योजना है जो आपको 1 वर्ष पहले खत्म हो गई थी, तो मैं याद रखता हूँ फ्रेंड्स कि पंचवर्षीय योजना ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ही में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। अब देखिए सवाल नंबर 21 को देखें, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। देखिए गरीबी हटाओ विषय पर आधारित है, एक नारा वाला भी आएगा फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ ध्यान से सुने कि गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित, क्या है, आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। क्यों, तो गरीबी हटाने के लिए। आगे है फ्रेंड्स 6ठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना है जो आपका किस मॉडल पर आधारित थी, तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये सब जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, इससे हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए। तो सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ, कैसे, तो सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, अगला है आपका
कि विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1975 में विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब? वर्ष 1975 में की गई थी। अगला सवाल आपका है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि काल याद रखिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है। सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ वर्ष में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA होता है, सर्व शिक्षा अभियान। ये भी याद रखिएगा, SSA का फुल फॉर्म क्या होता है? SSA, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, ठीक है। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल आपका है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं या 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर एवं समावेशी विकास। क्वेश्चन पूछ देगा फ्रेंड्स आपका कि तीव्रतर एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? हूबहू यही क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, हाल ही में जो भी एग्जाम हो रहा है फ्रेंड्स उसमें करीब ये पूछा जा रहा है। तो तीव्रतर एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल आपका है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था भी फ्रेंड्स तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, ये 12वीं का था। 11वीं का क्या था? तीव्रतर एवं समावेशी विकास। तो दोनों में क्या अंतर है देख लें फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें। 1982 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें दो जीके बन रहा है। पहला तो याद रखिए फ्रेंड्स, जो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में, ये भी पूछा जाता है। तो नाबार्ड के साथ साथ एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये इसकी की गई थी। किसी? छठी पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल को देखें। सवाल नंबर 30 का है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व के प्रथम गवर्नर कौन थे? सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आपका सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। पूछा जाता है थे। अगर वर्तमान में पूछा जाए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में पूछा जाए, प्रश्न हो सकता है पूछा जाए, तो शशिकांत दास है जो वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। कौन है? शशिकांत दास। 31 नंबर सवाल देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी RBI की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो आपका 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो देखिए इंद्रधनुष योजना है जो आपका इकोनॉमिक्स में आपका बैंकों की वित्तीय सुधार से है। बैंक का जो वित्तीय सुधार से उससे संबंधित है इंद्रधनुष योजना। अगला सवाल आपका कि भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा? अच्छा सवाल है। भारत का जो प्रथम निजी बैंक था वो इलाहाबाद बैंक था, जो भारत का प्रथम निजी बैंक था। कौन? इलाहाबाद बैंक। अगला सवाल को देखें कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगिता के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ध्यान से देखिए। जो नोट्स में लिखा हुआ है क्या है फ्रेंड्स? देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि था वो पहले क्या था फ्रेंड्स? 1 जुलाई से 30 जून तक था, ठीक है। लेकिन इसमें बदलाव का निर्णय लिया गया है। क्या बदलाव का निर्णय लिया गया है? नोट्स में लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक सुने। तो सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो होता था क्या? 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर, ठीक है, पहले क्या था? जुलाई से जून तक था, अब परिवर्तित कर क्या कर दिया? अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। था जुलाई से जून तक लेकिन परिवर्तन कर अप्रैल मार्च तक किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष, जो आगामी होगा लेखा वर्ष, जुलाई 2020 से 21 मार्च 2021 तक 9 महीना की अवधि का होगा, ठीक है। उसी हिसाब से कितना होगा? 9 महीना का अवधि होगा, यानी मार्च तक लिया जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे कब तक लिया जाता था? जून तक लिया जाता था। लेकिन क्या है 2021 में क्या करेगा? अभी तो आपको पता है फ्रेंड्स, अभी जनवरी माह चल रहा है, तो जो इसका है जो कहाँ तक काउंट करेगा? तो जुलाई 2020 से लेकर 21 मार्च 2021 तक करेगा और 9 महीना में अवधि समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से फिर क्या होगा फ्रेंड्स? अगला बार इसके बाद से पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। तो मेरे ख्याल से समझ हो गया फ्रेंड्स, इसमें बदलाव करने का निर्णय ले लिया गया फ्रेंड्स। और यही आपका जो यहाँ 1 जुलाई से चलते आ रहा है फ्रेंड्स, और आपका कितना 21 मार्च 2021 तक ये समाप्त हो जाएगा, यानी 9 महीना का कार्यकाल करके समाप्त कर देगा। और उसके बाद से जो पुनः शुरू होगा तो आपका कितना 1 अप्रैल से शुरू होगा और फिर कितना तक चलेगा फ्रेंड्स? तो आपको 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये चलेगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स।
चलिए अब देखिए अगला सवाल है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध आपका किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का संबंध, समिति से भी एक दो प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, इसका क्या किस से शायद होता है फ्रेंड्स? किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड मेरे ख्याल से किसान क्रेडिट और कार्ड, ठीक, के सी ऐसा होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो कह रहा है फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? तो ये उपयोग एवं निवेश साख से, कौन सा साख से? तो उपयोग एवं निवेश साख से संबंधित है। सवाल नंबर 37 को देखिए। सवाल नंबर 37 है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1935 में हम लोग अपने क्या देखा था? आरबीआई की स्थापना देखा था, ठीक है। लेकिन आपका पूछे रहा है अभी एसबीआई का, यानी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1955 में हुआ था, याद रखिएगा, 20 साल बाद। यानी आरबीआई जब इस तरह से भी याद कर ले, जब आरबीआई स्थापना हुआ था कितना? 1935 में, और ठीक उसके 20 साल के बाद में आपका एसबीआई का स्थापना हुआ था। तो आपको 20 वर्ष रहेगा फ्रेंड्स, एक रहेगा तो याद रहेगा, यानी जुड़िए कितना हो जाता है? 1955 हो जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहली अपनी शाखा स्थापित की थी? यानी भारत का कौन सा ऐसा बैंक था जो चाइना में सबसे पहले अपना शाखा स्थापित किया था? तो आपका ये एसबीआई ही था, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने ही किया था। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस निजी भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम चीन में सर्वप्रथम शाखा स्थापित की थी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्सिस बैंक हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? तो एक्सिस बैंक हो जाएगा, जो आपको वहाँ स्थापित किया था। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि रेपो दर का नियमन कौन करता है? तो देखिए रेपो दर का जो नियमन है वो कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है रेपो दर का नियमन, याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे क्या कहता है? सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसका हिंदी क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। तो सवाल क्या पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? ठीक है, जो आपका सीपीआई है, अभी हमने देखा ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर, अभी हमने देखे फ्रेंड्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, सीपीआई का फुल याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कह रहा है उसको कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित किया जाता है। अगला सवाल है आपका है कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? तो रिवर्स रेपो दर कहलाती है, याद कर ले, डायरेक्ट फ्रेंड से प्रश्न पूछा जा सकता है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो रिवर्स रेपो दर के रूप में। अगला सवाल आपका 44 नंबर सवाल है कि भारत में कृषि आय कर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? तो भारत में जो कृषि आय कर है सबसे पहले बिहार में 1938 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल आपका है कि सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी है जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम आप अप्रत्यक्ष कर को मुख्य जो याद करके रखिएगा फ्रेंड्स, तो फिर आपका ऑप्शन से पूछा जाएगा तो किसी तरह से तो आप छाट लीजिएगा, तो कम से कम एक का कंठस्थ याद करके रखें। तो देखिए सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये सभी है जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। आगे है फ्रेंड्स आपका कि किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था? पूरे संसार में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ? तो फ्रांस में हुआ था। ये देखिए टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जो है टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी, ठीक है, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जानिएगा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड सर्विस टैक्स, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया है आपका? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर अनुच्छेद 279 के ए के अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा ये। अगला सवाल को लिखें, अगला सवाल देखें
कि भारत में जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स कब से लागू हुआ था। तो सबसे पहले भारत में आपको 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था। कब से? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से। प्रश्न पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो ये आपका असम हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो असम हो जाएगा। फिर कब से लागू हुआ था, तो 2017 से। अगला सवाल को लेते हैं कि काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अच्छा सवाल है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। जो काला धन है इसको सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। अगला फ्रेंड्स की मोट वैट और सेन वैट, क्या मोट वैट और सैन वैट किससे संबंधित है? ये आपका है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। किससे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। सवाल नंबर 51 को देखें। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले आपके मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई। अगला सवाल को लेते हैं कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। याद रखिएगा, जो डेयरी अनुसंधान है भारतीय वो कहाँ है? करनाल में है, हरियाणा में पड़ता है। अगला सवाल को देखिए। भारतीय जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बैरकपुर में है। ठीक है, जूट है जो कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बैरकपुर में है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखिएगा। अब ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में है। तो इससे संबंधित जो भी है सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। फ्रेंड्स, शिमला मिर्ची से संबंधित आपका पूछा जाता है, आलू से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब फिर जैसे तंबाकू हो गया, तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट सबका जरूर याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न या दो प्रश्न हो सकता है इससे पूछा जाए। तो यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो आपका कटक में है। आलू वाला कहाँ था? शिमला में। चलिए अगला सवाल आपको देखते हैं। इससे देखिए एक प्रश्न हो सकता है पूछ दे फ्रेंड्स, तो तीनों का मैं ट्रिक से बता देता हूं, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब तथा किस देश के सहयोग से हुआ था? याद रखिएगा। तो देखिए केला इससे हम राउरकेला से केला वर्ड निकालते हैं। पहले ही बता चुका हूं, केला वर्ड निकालते हैं तो हमको केला कहाँ से लाना है? तो जर्मनी से लाना है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आप कभी नहीं भूलिएगा। अब जब भी आ जाएगा सवाल कि राउरकेला, तो केला आपको कहाँ से लाना है? जर्मनी से लाना है। ये तो याद रहेगा। तो राउरकेला है इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से कब बना था? तो 1955 में स्थापित किया गया था। तो केला कहाँ से लाना है? राउरकेला कहाँ से लाना है? तो जर्मनी से लाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका है बदिया भिलाई पूर्व सोवियत संघ रूस से की मदद से 1955, यानी रूस से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से। तो भिलाई, तो देखिए भारत का भलाई हमेशा करते रहता है फ्रेंड्स, का रूस करता है। तो भिलाई कहाँ होगा? यानी भारत का भलाई किया। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कर करके रूस ने भारत को भलाई किया। हमेशा रूस भलाई करते रहता है। तो भिलाई हो गया कहाँ से? आपका रूस से हो गया। अब दुर्गापुर, तो दुर्गा जी कहाँ से आए थे फ्रेंड्स? एक मोटा मोटी आप कॉन्सेप्ट बना ले। दुर्गापुर, तो दुर्गा जी कहाँ से आए? ब्रिटेन से आए, याद करने के लिए। ठीक है, तो दुर्गा जी कहाँ से आए? दुर्गा कोई लड़की का नाम है, कुछ भी है फ्रेंड्स, कर लें। तो ये ब्रिटेन से आए थे। इस तरह से आप याद कर लें। उसके बाद में फ्रेंड्स बोकारो पूर्व सोवियत संघ। अब बोकारो किससे हो गया फ्रेंड्स? तो आपका सोवियत संघ रूस से हो गया। ठीक है, तब तो हो गया फ्रेंड्स। दुर्गा जी कहाँ हो गया? ब्रिटेन से हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में भिलाई आपका कहाँ? भलाई कौन करता है? रूस करता है। और राउरकेला किससे हो जाएगा? जर्मनी से। और देखिए सबका ईस्वी भी याद रखिए, 1955 में हुआ था आपका राउरकेला का। भिलाई का भी 1955 में हुआ था। साथ में दुर्गापुर का भी 1955 में हुआ था। बाकी बोकारो का हुआ था जो 1964 में हुआ था रूस के सहायता से। अब देखिए फ्रेंड्स, समिति से है। दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये दांडेकर रथ फार्मूला है फ्रेंड्स, आपको गरीबी रेखा के निर्धारण से हो सकता है सवाल पूछ दिया है। ये सभी सवाल है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और सब टॉप मोस्ट VVI जी के है। याद रखिए फ्रेंड्स, आगे बिहार कांस्टेबल में ये सब भी आपको जरूर काम देगा। ठीक है, तो दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। अब देखिए अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, गरीबी उन्मूलन का नारा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद करिए। एक था जो आपका योजना चलाया गया था गरीबी उन्मूलन के लिए, लेकिन नारा अगर जो पूछेगा आपको तो छठी पंचवर्षीय योजना में आपको दिया गया था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में आपको दिया गया था। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की? ये भी अच्छा सवाल है। तो भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी पाई जाती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है।
अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है। तो 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब? 1952 ईस्वी में। अगला सवाल को देते हैं, तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो तेंदुलकर समिति किससे संबंधित? गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या से। अब देखिए इसको ट्रिक से याद रखते हैं फ्रेंड्स। एक सुधीर कुमार करके देखिएगा, तेंदुलकर एक बिहार का या झारखंड का ही आदमी था फ्रेंड्स, जो हर एक मैच में उसका फैन था। किसका? उनका फैन था और गरीब था। तो उसको तेंदुलकर समिति सचिन तेंदुलकर ने क्या किया था फ्रेंड्स, कहीं भी आता था तो उसका सारा खर्च है जो कौन देता था? तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, यानी मदद करता था। ठीक है, गरीबों को मदद करता था। इस तरह से भी याद रखे फ्रेंड्स ने। तो इस तरह से भी याद रखिए कि सचिन तेंदुलकर है जो गरीब को क्या करते हैं? मदद करने में आगे हैं। तो इस तरह से गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या से संबंधित है तेंदुलकर समिति। तो कुछ तुक्का भी डाल लीजिए। अगला है, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में, सॉरी यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना नहीं। तो ये आपका 1982 ईस्वी में किया गया था। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो आर्थिक 1982 में किया गया था। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि एड्रागोगी किससे संबंधित है। तो एड्रागोगी है जो आपका प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। एड्रागोगी किससे है? तो प्रौढ़ शिक्षार्थी, एडल्ट शिक्षा से आपको संबंधित है। तो याद रखें, एड्रागोगी किससे संबंधित है? तो आपका प्रौढ़ शिक्षा। अगला फ्रेंड्स, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, जवाहर रोजगार योजना। अगला सवाल को लेते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कितना? 8 सितंबर को। अगला है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। हो सकता है पूछ दिया जाए, तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला आपका सवाल है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला सवाल को देखें कि भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन सा राज्य है? केरल है। तो केरल में ही तो होगा। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है ये। तो जो मानव विकास है इसको कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक करता है। ठीक है, विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। याद रखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। यहाँ सवाल क्या था? इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन ले। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक करता है। अगला सवाल आपका है कि भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था। ठीक है, तो 1945 में बना था। याद रखिएगा, भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? 1945 में बना था। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का है आपका फ्रांस, पेरिस में हो गया फ्रेंड्स। और यूनिसेफ का कहाँ है? दोनों याद रखिएगा, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। तो इसमें अगर कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, तो देखिए एक ट्रिक मैं बताया था वो भी याद कर लें। दो में से एक मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एक में बताता हूँ न्यूयॉर्क है जो क्या है फ्रेंड्स, अमेरिका में पड़ता है। तो अमेरिका में क्या बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है? यूनिसेफ। सेफ मतलब क्या होता है? इस सेफ मतलब यहाँ शब्द निकाले सुरक्षित। तो जिसको सुरक्षित रहना है फ्रेंड्स वो कहाँ चल जाए? अमेरिका चल जाए, न्यूयॉर्क चल जाए। तो कुछ भी तुकबंदी बैठा लीजिएगा। तो जब यूनिसेफ से आध हो जाएगा आपका, कहाँ जाना है? न्यूयॉर्क में जाना है। तो बच गया क्या फ्रेंड्स आपका? यूनेस्को। तो यूनेस्को का कहाँ पड़ता है? फ्रांस, पेरिस में मुख्यालय हो गया इसका। 72 नंबर सवाल का देखिए, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था। ठीक है, किस यहाँ पर वर्ष बना फ्रेंड्स, तो 1995 में बना था। ठीक है, भारत है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में बना था। अगला 73 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी वाशिंगटन डीसी में है। अगला देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक अपेक होता है फ्रेंड्स और एक ओपेक होता है। दोनों का फुल फॉर्म पहले, इसके पहले वाली वीडियो 2-3 दिन पहले बनाए थे फ्रेंड्स, उसमें डिस्क्राइब कर दिए थे। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, नहीं तो आप खोज करके भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बार बार एक ही बात को कितना रिपीट करूँ। तो अपेक याद रखिए, एक अपेक है एक ओपेक है। तो ओपेक तो आपका खनिज तेल से संबंधित वाला है फ्रेंड्स। तो अपेक का मुख्यालय पूछेगा तो सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, आपका अपेक APEC, ठीक है, इसका मुख्यालय पूछेगा तो सिंगापुर हो जाएगा। लेकिन ओपेक का मुख्यालय पूछेगा तो वियना ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, वियना में पड़ता है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो गया आपका फ्रेंड्स? वियना ऑस्ट्रिया में है। और अपेक का रहेगा तो सिंगापुर रहेगा। 76 नंबर है फ्रेंड्स, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क में टोटल देशों की संख्या कितना है ये भी याद रखिएगा। 8 है। कौन कौन है ये तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है,
आपकी इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना कब हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कौन कौन इसका देश है फ्रेंड्स, तो भारत 8 देश है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, यही 8 देश है जो आपका सार्क का सदस्य है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। 77 नंबर फ्रेंड्स, राजा चरैया समिति किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसका एक बार में आप इसे याद कर सकते हैं। किस तरह से याद करिएगा, राजा चरैया समिति, ठीक है, कोई राजा आदमी है उससे कर मांगिएगा तो चिल्लाने लगेगा। ठीक है, तो राजा चरैया समिति किससे है, तो आपका कर सुधार से है, याद रखिएगा। तो राजा चरैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से संबंधित है, इसको याद रखें। अगला मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, तो देखिए इसको भी ट्रिक से याद रखते हैं। हाँ, एक मल्होत्रा मान लिया कोई एलआईसी का एजेंट है, क्या है, एलआईसी का एजेंट है, उनसे आपको बीमा कराना था। याद रखिए फ्रेंड्स कि हमको बीमा करवाना है किसे, तो मल्होत्रा जी से करवाना है। यानी मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। तो याद रहेगा, आज से याद रखें, आपको बीमा किससे करवाना है, तो मल्होत्रा जी से करवाना है, अर्थात मल्होत्रा समिति किससे संबंधित, बीमा क्षेत्र से सुधार से है। अगला सवाल कहा है कि दंतेवाला समिति किससे संबंधित है, तो दंतेवाला समिति जो आपको बेरोजगारी के अनुमान से है, किससे है, बेरोजगारी के अनुमान से है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि डॉक्टर विजय केलकर समिति किससे संबंधित है। डॉक्टर विजय केलकर समिति है जो कहो आपका प्राकृतिक गैस मूल्य से संबंधित है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का ये 80 प्रश्न था फ्रेंड्स, आप लोग बोले थे, तो इकोनॉमिक्स का बहुत दिन से वीडियो भी मैं अपलोड नहीं किया था फ्रेंड्स। तो मैं आपका एग्जाम तो आपका मात्र 1 दिन और बच रहा है, यानी 24 को होने वाला है। ये सब प्रश्न आप देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ देर के बाद में फ्रेंड्स भेज दूंगा, वहाँ पर इसको देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स कल शाम तक बहुत सारा पीडीएफ जो मास्टर वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड, मैं कोशिश करूंगा कि आपका टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दें। और देखिए इसे भी मेरे चैनल पे सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, तो वो सब प्रैक्टिस सेट भी आप जरूर देखें। नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर पढ़ें। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए एक और चैनल बनाया हुआ है फ्रेंड्स, जिसपे सुबोध सर भी क्लास ले रहे हैं, मैं भी लेता हूँ, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको वहाँ पर जाकर के उस चैनल पे करंट अफेयर्स का देख ले, साइंस का स्पेशल और करंट अफेयर्स उस पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, और फ्रेंड्स जो किस तरह से OMR शीट भराएगा फ्रेंड्स, उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, उसका भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग OMR शीट आराम से भरिएगा, बढ़िया से भरिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो क्या सब पूरा पानी, तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो किस तरह से भराएगा उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि परसों आप लोग का एग्जाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।